हो आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और पिछली क्लास में मैंने जो लाइट को लेकर इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया था। आज जो अगला टॉपिक होगा लाइट के रिफ्लेक्शंस, जैसे हम स्टडी करते हैं तो लाइट के रिफ्लेक्शंस स्टडी करने के लिए हमें मिरर्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के मतलब जो कंसेप्ट है वो मैंने कल जो बताया था वही वैसे ही होते हैं। लेकिन हमें इन क्लासेस में मतलब 9th और 10th को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल करना होता है। कुछ स्पेरिकल मिरर नाम के अलग टाइप के मिरर्स आपको पढ़ाए गए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा भारतीयों के बारे में एक छोटी घटना बताना चाहता हूँ। मतलब इंडियंस, एज ए इंडियंस हम लोग क्या है, हम लोगों के अंदर कौन से गुण है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक फ्लाइट में आइंस्टाइन, आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो जो 20वीं सदी थी, उस पूरी 20वीं सदी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज करी। उनमें से जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको जाना जाता है। तो एक बार क्या होता है कि आइंस्टाइन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और इंडिया में एक व्यक्ति रहते हैं जो बिजनेसमैन रहता है एक्चुअली में, ये दोनों एक ही फ्लाइट शेयर करते हुए जा रहे थे। तो सफर थोड़ा लंबा था, तो आइंस्टाइन थोड़ा बोर हो रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बोलते हैं उस बिजनेसमैन को कि क्यों ना चलो अपन एक गेम खेलते हैं। गेम ऐसा होगा कि तुम मुझसे एक सवाल पूछना, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम मुझसे सवाल पूछते हो और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी रकम दूंगा। मतलब कि मैं 5000 रुपए आपको दूंगा क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद में इंडियन के बारे में बताते हैं कि अगर मान के चलो मैंने तुमसे सवाल पूछा और अगर तुम उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे 50 रुपए दे देना। जैसे ये बात हो जाती है, करार हो जाता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा पहले सवाल तुम पूछो। यानी आइंस्टाइन को वो न्योता देता है इंडियन बिजनेसमैन कि पहले सवाल तुम मुझसे पूछो। तो वो सवाल जब उनको पहली बार पूछते हैं कि बताओ इस दुनिया में इस दुनिया का आकार क्या है, तो वो बोलता है मुझे नहीं मालूम। और जैसे ही बोलता है मुझे नहीं मालूम, वो अपने जेब से निकालता है 50 रुपए उनको टिका देता है। अब अगली बारी थी इंडियन बिजनेसमैन के सवाल पूछने की अल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो वो अगला सवाल पूछता है बताइए। अब ऑब्वियसली वो इंग्लिश में बोलेगा तो मैं वो बता देता हूँ कि टेल मी व्हिच एनिमल गोस टू द माउंटेन विद 3 legs एंड कम बैक्स विद द 4 legs। वो सोचने लगता है, फिर वो स्पेशल परमिशन लेता है वहाँ के पायलट से, वहाँ इंटरनेट की सुविधा मंगवाता है, गूगल करता है, सारे डाटा इधर उधर सर्च करता है। बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट और इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। वो बड़ा परेशान हो जाता है और फिर गुस्से में निकालता है 5000 रुपए और बिजनेसमैन के हाथ में टिका देता है। जैसे ही बिजनेसमैन 5000 लेता है, बढ़िया आराम से मस्त अपनी कुर्सी के ऊपर टेक कर बढ़िया सो जाता है। फिर उसके बाद में आइंस्टाइन को और गुस्सा आता है, बोले भैया मैंने तुझे 5000 रुपए दिए, मुझे जवाब दो, बताओ वो कौन सा एनिमल है जो 3 पैरों के साथ ऊपर चढ़ता है माउंटेन के ऊपर और 4 पैरों के साथ में वापस आता है। इंडियन बिजनेसमैन क्या करता है, जेब से 50 रुपए निकालता है, बोलता है मुझे भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब दोस्तों हम इंडियंस ऐसे हैं, हम किसी को भी फूल कर सकते हैं। और फूल सिर्फ इंसानों को नहीं, हम इस दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इंडियंस में जो जज्बा है शायद दुनिया के किसी भी लोगों में ना हो। और ऐसा हमने कई बार ऐसा साबित किया है, बहुत बार साबित किया है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको कुछ लाइंस बताना चाहता हूँ। जो भारत का इतिहास है वो ऐसा गढ़ा हुआ इतिहास है जिसको पढ़ने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसमें ही एक ऐसा समय है जब मुगलों ने भारत के ऊपर राज किया था, और मुगलों के जो राजा थे, सम्राट थे, उनमें एक सम्राट थे बाबर। और वो बाबर की एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं बार बार खुद में बोलता हूँ, और मुझे उस लाइन्स को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद खुद में इतनी एनर्जी मिलती है। क्योंकि जब बाबर कोई रणभूमि में जब वो हार जाते थे तो उनकी एक आदत थी और वो बार बार उस शब्द को दोहराते थे कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। इसका मतलब दोस्तों कि बाबर जो थे वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी समय आए कि जब उनको हारना पड़ा, लेकिन कभी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के सामने, अपने अपोनेंट के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और यही भारतीयों ने उनसे भी सीखा, और आज भारत ऐसे समय में है जब वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मजा आया होगा सुनकर, और अगर आपको ये कहानी समझी है, आपको मजा आया है, तो जरूर आप इस पे अमल करें। आने वाले समय में आप भी कभी किसी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे।
इससे मैं आपको यही बताना चाहूंगा। अब दोस्तों वापस आते अपने साइंस की तरफ, और साइंस में अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि भाई हमें रिफ्लेक्शंस जो पढ़ने हैं वो प्लेन मिरर के नहीं पढ़ने, वो बहुत इजी लेवल का है और वो आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मुझे स्पेशली आपकी इस लेवल पर जब 9th-10th की बात आती है तो उसमें हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि स्फेरिकल मिरर क्या है, क्योंकि जब रिफ्लेक्शंस पढ़ना है तो पहले आपको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हर एक बातें आपको समझना चाहिए। तो आज का मेरा जो टॉपिक ये होगा कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर के क्या कंसेप्ट्स होती है उससे रिलेटेड आज का अपना इतना ही टॉपिक रहेगा, और फिर हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में एक स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ एक स्फीयर है, कांच का बना हुआ एक गोला है आपके पास। अगर जैसे कि आपके पास एक बॉल होता है वैसे ही प्रकार से एक कांच का बना हुआ गोला है। अगर ऐसे कांच के बने हुए गोले को आपने क्या किया, काटा, कट किया, लेकिन ऐसे काटा कि एक हिस्सा छोटा रख दिया और दूसरा हिस्सा बड़ा रख दिया। मतलब अगर मैं आपको बोर्ड पर दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे मानूंगा कि मान के चलिए कि एक मेरे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो ग्लास स्फीयर है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर। तो ये जो हॉलो ग्लास स्फीयर है, अगर मैंने इसको कट किया दो हिस्से में, एक हिस्सा बड़ा रखा, दूसरा हिस्सा छोटा रख दिया, मान के चलो मैंने ऐसे इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद इसके दो हिस्से बन गए, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। अब मैंने क्या किया, इस बड़े हिस्से को हटा दिया, मतलब हटा दिया मतलब ये नहीं रहा, मैंने इमेजिनरी दिखाने के लिए ऐसा डॉटेड रखा है, मान के चलो कि इमेजिनरी पोर्शन अब बचा है, असल में हमने उसको काट के फेंक दिया। अब ये जो छोटा हिस्सा है ना, ये जो छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से से बनता है स्फेरिकल मिरर, इस छोटे हिस्से से बनता है स्फेरिकल मिरर। लेकिन अभी ये स्फेरिकल मिरर नहीं है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है, छोटा सा हॉलो ग्लास स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, जिससे हम क्या बनाने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर बनाने वाले हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर बनता कैसे दोस्तों, आपको पता है मिरर बनता ही कैसे, जब आप किसी ग्लास की शीट को क्या करो, सिल्वर से कोट करो। अगर आप किसी ग्लास की शीट को सिल्वर से कोट करो और उस सिल्वर कोटिंग के ऊपर अगर आप पेंट कर दो, तो क्या होता है कि जिधर से आप उसको कोट करते हो उसकी दूसरी साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है, वहां पर आपको अपनी इमेज नजर आने लगती है, लाइट उस पर टकरा के रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मिरर कैसे बनता है, किसी ग्लास की शीट को जब आप सिल्वर से कोटिंग करते हो और उस कोटिंग को प्रोटेक्शन मिले, वो कोटिंग खराब ना हो, इसीलिए आप उसके ऊपर पेंट लगा देते हो, इस प्रकार बन जाता है मिरर। और अभी भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जब बनाना हो स्फेरिकल मिरर। अभी ये स्फेरिकल मिरर में मतलब बता रहा हूं कि ये हिस्सा बनेगा स्फेरिकल मिरर, अभी बना नहीं है। कब बनेगा, जब मैं इसको कोटिंग करूंगा, जब सिल्वर की कोटिंग होगी तब जाके ये बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। अब जब ये हमने बनाया था हॉलो ग्लास स्फीयर, इस हॉलो ग्लास स्फीयर का जो छोटा हिस्सा है, एक टुकड़ा है, उसी से बनने वाला है स्फेरिकल मिरर। जब हम इसकी कोटिंग करेंगे, कोटिंग काय की होती है, सिल्वर की होती है, और आमतौर पर इस सिल्वर की कोटिंग को किसी पेंट से रंग दिया जाता है ताकि वो कोटिंग ना निकले। आप अपने घर के आईने को भी देखोगे तो आपको यही चीज नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है वो समझ रहे हैं। देखो, तो मैंने बता दिया स्फेरिकल मिरर का जो टुकड़ा होता है वो एक्चुअली आता कहां से है, हॉलो ग्लास स्फीयर से आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास ये हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा जो मैंने हॉलो ग्लास स्फीयर से लिया है। अब अगर मैंने क्या किया, इसको कोटिंग किया, तो मेरे पास दो चॉइस है। अगर मैं इसको इधर से कोटिंग करता हूं तो मैं आपको कहूंगा कि मैं अंदर से कोट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्यों अंदर से, क्योंकि ये अगर स्फीयर रहा होगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्फीयर का अंदर का हिस्सा है, इसीलिए मैं इसको अंदर कहूंगा। अगर ये वाला हिस्सा बाहर का कोटिंग करूंगा, क्योंकि ये स्फीयर के बाहर का हिस्सा है, इसीलिए मैं अगर इधर से कोटिंग करूंगा तो मैं बाहर से कहूंगा। मैं आपको अपनी लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपने किसी और तरीके से किसी से सुना होगा और मेरा तरीका आपको नया लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी भाषा आप तक पहुंचाने के लिए पहले ही तरीका बता रहा हूं कि मैं अगर अंदर से कह रहा हूं मतलब ये स्फीयर का अंदर का हिस्सा,
इसका मतलब ये जो हिस्सा था वो उस स्फीयर का हिस्सा अंदर का था, ये जो हिस्सा है ये स्फीयर के बाहर का हिस्सा है। अब जब हमारे पास कोई प्लेन शीट हो, अगर मेरे पास एक ऐसी प्लेन शीट हो और इसमें मैं किसी भी साइड से कोटिंग करूं तो कोई इश्यू नहीं है, किधर से भी कोट कर सकता हूं, नीचे से भी कोट कर सकता हूं या फिर ऊपर से भी कोट कर सकता हूं, कोई भी एक साइड से करूंगा मैं। लेकिन यहां पर हमारे पास दो चॉइस है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए मेरे पास ऐसे दो स्फीयर के टुकड़े हैं, ऐसे दो स्फीयर के टुकड़े, एक है और ये दूसरा एक है, ऐसे दो स्फीयर के टुकड़े हैं और अगर इसमें मैंने क्या किया, ऐसे बाहर से कोट किया, ऐसे बाहर से इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दिया, तो क्या होगा कि जिधर से कोटिंग मैं कर दूंगा उसकी अपोजिट साइड में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो साइड है ये कोटेड साइड है और ये जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। लेकिन अगर मैंने इसमें उल्टा किया कि मैंने बाहर से कोट नहीं किया, अंदर से कोट किया, अंदर से कोट किया, तो क्या होगा कि ये बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जब स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस पे कोट करने के लिए दो चॉइस है, या तो अंदर से कोट हो सकता है या तो बाहर से कोट होगा। अगर बाहर से कोट करूंगा तो ये ऐसा नजर आएगा, जब मैं अंदर से कोट करूंगा तो ये ऐसा नजर आएगा। और ये दोनों मिरर एक ही नहीं है, दोनों मिरर अलग अलग है। ये कंफ्यूजन प्लेन मिरर में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की दोनों साइड एक जैसी होती है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप किधर से भी पेंट कर सकते हो क्योंकि उससे अलग कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, जो कि किसी हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, तो आप अगर अंदर से कोट करते हो तो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, और अगर बाहर से कोट करते हो तो अंदर से सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। और ऐसे में एक ही स्फीयर से आप दो मिरर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और इसीलिए ये दो अलग अलग मिरर को समझाने के लिए, अलग अलग मिरर को बताने के लिए दो अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। और आमतौर पर बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मिरर क्या है। मतलब जब मैं नाम बताऊंगा तब समझ जाओगे कि कंफ्यूजन क्यों रहता है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि भाई एक्चुअली मिरर कैसे होते हैं। तो देखो बेटा, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से समझो कि अगर मान के चलिए कि ये मेरे पास हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट था जिसमें मैंने बाहर से कोट किया, तो बाहर मींस आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस, ये भी इसकी आउटर सरफेस, ये इसकी आउटर सरफेस। और ध्यान रखिए आउटर को मैं कहूंगा कॉन्वेक्स, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर का हिस्सा है, इसको हम कह सकते हैं इनर सरफेस। ये दोस्तों इनर सरफेस, वैसे ये वाली इसकी इनर सरफेस है। और इनर सरफेस को आप कहेंगे कॉनकेव साइड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक एक चीजें लिख लिख के इसीलिए बताता हूं ताकि आप फिर बाद में कंफ्यूज ना हो, आपको एक क्लास का माहौल आए, आपको लगे कि हाँ हमारे सामने कोई सर है जो हमको बता रहे हैं, बस हमको इमेजिनरी क्लास अज्यूम कर लेना है। आप समझ लो कि आपके बाजू में और आपके दो चार दोस्त लोग बैठे हैं, मान लो ऐसा, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, पढ़ाई को मत रोकिए, बढ़ने दो उसको। ठीक है, तो दो चीजें हुई हमारे पास। एक हमारे पास जब कर्व्ड सरफेस थी तो इस पे दो चॉइस थी, या तो बाहर से कोटिंग करते ऐसा हाल हो जाता, अंदर से कोटिंग करते ये हाल हो जाता। और ऐसे में दो मिरर हमारे पास फॉर्म हुए हैं, जिसमें इसमें क्या दिख रहा है हमको कि आउटर सरफेस कोटेड है, मतलब कॉन्वेक्स साइड कोटेड है, और इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इनर सरफेस क्यों रिफ्लेक्ट होगी? क्यों? क्योंकि भैया बाहर से कोटिंग करोगे, यानी एक साइड कोट करते हो तो उसकी अपोजिट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है। इसका मतलब जब मैं बाहर से कोट करूंगा तो अंदर की सरफेस जो होगी रिफ्लेक्टिंग होगी। अगर ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इधर से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जबकि इधर से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। और अगर इधर की साइड की बात करें, इनर साइड की बात करें, तो ये कॉनकेव साइड है और इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं दोस्तों। ये जो हमारे पास बना है ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने इनर सरफेस को कोटिंग किया, यानी कॉनकेव साइड को कोटिंग किया, तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी बाहर की सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसीलिए ये जो बनेगा ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा दोस्तों। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे कई बार कि अगर आपके पास कोई मिरर दे दिया मैंने इस तरीके से, अगर कोई सरफेस ले ली और ऐसा मिरर दे दिया और आपके सामने ये नहीं है, तो आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कॉनकेव बोलूं या कॉन्वेक्स। तो मैं आपको एक सीधा तरीका दे रहा हूं इसको याद रखने का, कि मैंने खुद से अपने लिए फॉलो किया है। आपके पास अगर कोई खुद का तरीका है तो वो फॉलो कीजिए, और अगर नहीं है तो मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो उसे फॉलो कीजिए। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि जिस तरफ की साइड
जिस तरफ की साइड रिफ्लेक्टिंग होती है उस तरफ का मैं मिरर कहता हूं, या उस टाइप का मिरर मैं कहता हूं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बाहर से कोटिंग किया तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगी, अंदर की साइड यानी कॉन्केव साइड, और कॉन्केव साइड मतलब कॉन्केव मिरर, ऐसा मैंने याद रखा है। अगर इसका उल्टा भी ले तो समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक मिरर था जिसमें अंदर की साइड कोटिंग थी, अंदर की साइड में कोटिंग थी, बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, बाहर की सरफेस यानी कॉन्वेक्स साइड और कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर। यानी मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि जो साइड रिफ्लेक्टिंग उस टाइप का मिरर, जो साइड रिफ्लेक्टिंग उस टाइप का मिरर। ऐसा अगर 2-4 बार आप अगर रिपीट करोगे और इसी तरीके से हर बार मिरर को आइडेंटिफाई करोगे तो यकीन मानो आपसे कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 चॉइस है, कॉन्वेक्स कॉन्केव। जब आप लेंस के ऊपर जाओगे तब भी 2 टाइप आएंगे, और जब कंसेप्ट पढ़ाई जाएगी लेंस और मिरर की एक साथ तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और इसीलिए शुरुआत से ही कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तब जाके आप बड़ी लेवल पर भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्तों। यही मेरा फंडा है और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर बता दिए, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अगर उसको आप नॉर्मली एक्सप्लेन करना चाहे कि व्हाट इज कॉन्केव मिरर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अ स्फेरिकल मिरर हैविंग आउटर साइड कोटेड विद सिल्वर एंड इनर साइड रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप ये कह सकते हो कि अ spherical mirror having inner side coated with silver and outer side reflecting is called as convex mirror। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताई वो इजीएस्ट वाली है। अगर आपको ये पसंद है तो आप अपने काम के लिए इसको लिख सकते हो ताकि आपको बाद में बताने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको ये बाद में याद रहे कि भाई सर ने किस तरीके से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को आपको समझा के दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये जरूर स्क्रीनशॉट लिया होगा और आने वाली समय में आप इसको लिख भी लेंगे अपने कॉपी में। अब मेरा अगला काम क्या है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताना। तो आपका हेडिंग भी ऐसा हो सकता है, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमको समझनी है दोस्तों, जिसमें पहली टर्मिनोलॉजी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी सीखते नहीं है और फिर हमको सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट इजी है, बस आप उसको समझने का जो तरीका है वो बदल लो। आप चीजों को कभी जंपिंग में मत सीखो, सीक्वेंस में सीखो। सब्जेक्ट बहुत आसान है, मजेदार है। ठीक है दोस्तों, पहला काम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? यानी किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक ऐसा मिरर बनाया है, अब आप अपने मन में सोचो कि मैं कौन सा मिरर बनाया हूं। सोचो, आप अपना आंसर जवाब दो। कैसे सोचोगे आप? जो साइड रिफ्लेक्टिंग वो साइड का मिरर या उस टाइप का मिरर। कैसे कहोगे फिर? तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग यानी कि कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग, कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग तो कॉन्केव मिरर। ये कौन सा मिरर है दोस्तों? कॉन्केव मिरर। अगर आपका सोचा हुआ आंसर कॉन्केव मिरर था तो खुश हो जाओ, और अगर सोचा हुआ आंसर कॉन्केव मिरर नहीं था तो याद रखो कि सर ने कैसे बताया आपको। ठीक है, अब ये कॉन्केव मिरर है, मैंने पूछा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा था, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है। अगर मान के चलो कि इसका बाकी बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो ऐसा होगा, ये जो है उसका बचा हुआ हिस्सा है जो हमने काट के फेंक दिया, बचा इतना जो जिससे हमने मिरर बनाया। तो अगर ये स्फीयर था तो ऑब्वियसली उसका कोई सेंटर रहा होगा। तो ये जो स्फीयर का सेंटर रहा होगा, जिस स्फीयर का पार्ट आपका कॉन्केव मिरर है, उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो स्फेरिकल मिरर बन रहा है, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, असल में एक कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब एक ऐसा कर्व है। तो इस कर्व का सेंटर असल में क्या है कि जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का हमारा स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, उस हॉलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम इस स्फेरिकल मिरर का बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है असल में क्या है, हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर, जिसका पार्ट आपका मिरर है। जिस स्फीयर का पार्ट आपका मिरर है, उस स्फीयर का सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये काफी है आपको याद रखने के लिए जो मैंने आपको बताया। दूसरी टर्म होती है पोल। अब ये पोल क्या है, ये जो जैसे मैंने मिरर बनाया, अच्छा ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। कैसे, देखो अगर ये इस तरीके से मिरर होता, मैंने बाहर से अंदर से कोटिंग कर रही होती और बाहर से रिफ्लेक्टिंग रहता तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। ऑब्वियसली ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, और अगर ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का भी कोई सेंटर रहा होगा। तो ये जो उस स्फीयर का सेंटर है, ये इस स्फेरिकल मिरर का कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मिरर है, इस मिरर का ये जो आर्क है, ये आर्क की जो लंबाई होगी, ये जो आर्क दिख रहा है, आर्क की जो ये लंबाई होती है, इस आर्क की लंबाई का जो मिड पॉइंट है, इस आर्क लेंथ का जो मिड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पोल। रिप्रेजेंट करते हैं उसको P से, P मतलब पोल। ये जैसे एक आर्क है, तो इस आर्क की लेंथ का जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं पोल। इस तरीके से ये पोल है दोस्तों, P मतलब हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोल। ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाट इज पोल, तो हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर या मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। पोल यानी कि मिड पॉइंट है, उसकी आर्क की लेंथ का जो मिड पॉइंट है उसको हम सिंपली कह सकते हैं पोल। और आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं दोस्तों कि किसी दो पॉइंट से आप एक सिंगल लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हो। एक कॉमन लाइन दोनों पॉइंट से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो अगर मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है और ये पोल दूसरा पॉइंट है और इससे मैंने एक कॉमन लाइन क्या की, पास की, तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने एक लाइन पास की है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, इसको कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, किसी ने पूछा व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप क्या बताओगे, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आई रिपीट, अ लाइन passing through center of curvature and pole of the spherical mirror is called as principal axis। principal axis इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये उस पूरे स्फेरिकल मिरर के अलग अलग मेजरमेंट के लिए की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण एक्सिस है, इंपॉर्टेंट एक्सिस है, और इसीलिए हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या फिर हम उसको मुख्य ध्रुव भी कहते हैं हिंदी में। मुख्य ध्रुव मतलब इंपॉर्टेंट एक्सिस है, मेन एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं ताकि आप इसको रिमाइंड करो, लिख पाओ। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बात को थोड़ा समझो कि अगर ये स्फीयर है और ये उसका सेंटर है और ये कोई पॉइंट उसके सर्कमफरेंस पे है या उसकी सरफेस पे है, तो आपको पता है कि सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो सी है ये उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है और ये जो पोल है ये उस स्फीयर के सरफेस पे है। इसका मतलब ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये उस स्फीयर का क्या होगा, रेडियस। उस स्फीयर का क्या होगा, रेडियस। लेकिन वो स्फीयर तो बचा ही नहीं क्योंकि हमने बाकी हिस्सा काट के फेंक दिया। तो ये जो आर रेडियस ऑफ सर्कल था, अब इस कर्वेचर का रेडियस बन जाएगा। ये जो आर पहले रेडियस ऑफ सर्कल था, अब ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसलिए अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये बातें बताई है। एक बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा बताया पोल, तीसरा बताया प्रिंसिपल एक्सिस, चौथी बात बताई मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या बताएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ टर्म्स है दोस्तों, जैसे कि फोकस, फोकल लेंथ, लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं बता रहा हूं। ये मैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक में करते हुए बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और उसके बाद में फोकस,
फोकल लेंथ, ऐसी कुछ टर्म्स बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों अभी जो आपने सीखा ये आने वाली वीडियो तक आपने दिमाग में रखेंगे। उसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें बताएंगे, हम उसको अगली वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।